गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKPS ऑनलाइन क्लासेस। बेटा आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप लोगों ने इस चैप्टर के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ रखा है क्लास 9th में। ये चैप्टर है ग्रेविटेशन। हम क्लास 11th में ग्रेविटेशन चैप्टर को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और ग्रेविटी से रिलेटेड बहुत सारे फिनोमेना और प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस भी हम पढ़ेंगे। ग्रेविटी को लेके बहुत सारे डिवाइसेस, इंस्ट्रूमेंट्स डेवलप किए गए हैं और साइंस ग्रेविटी के क्षेत्र में आप जानते होंगे कि सन, मून एंड मार्स से भी आगे जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ग्रेविटी की स्टडी फ्यूचर के साइंस को अगर हम देखें तो इसका बहुत ज़्यादा स्कोप है। तो हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से और आपने ये क्लास 9th में भी पढ़ रखा है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, व्हाट इज़ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन? एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। ओके, एनी टू ऑब्जेक्ट्स इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू ईच अदर। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between them is directly proportional to product of their masses and it is inversely proportional to square of the distance between them। मतलब क्या हुआ, इस यूनिवर्स में कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट मतलब मास, सीधी सी बात है, ऑब्जेक्ट है तो मास है। तो कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं और उनके बीच कुछ सेपरेशन होगा, यानी उनके बीच कुछ दूरी होगी, तो उनके बीच एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा। चाहे दो गैस के पार्टिकल ले लो आप, तो चाहे दो प्लैनेट ले लो, चाहे दो स्टार ले लो जो बहुत बड़े साइज में हैं, चाहे पास में ले लो आप और चाहे बहुत दूरी ले लो आप, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर दो मास हैं तो उनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ही लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं लगेगा। अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन बातों पे डिपेंड करता है? दो बातों पे डिपेंड करता है। एक तो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, उनके मास का जो प्रोडक्ट है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है उसके प्रोपोर्शनल है। ये जितना ज़्यादा उनका प्रोडक्ट होगा उतने ज़्यादा फोर्स होगा। और दूसरा है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी उनके बीच की डिस्टेंस जितनी ज़्यादा होगी फोर्स उतना ही कम होगा। तो इसको हम देख लेते हैं डायग्राम बना के। मान लेते हैं कि आपके दो ऑब्जेक्ट्स हैं, एक ऑब्जेक्ट है आपका A और दूसरा ऑब्जेक्ट है B। A का मास कितना है? m1 मान लो। A का मास m1 है, B का मास है m2। डिस्टेंस कितनी है इनके बीच की? r मान लेते हैं, r डिस्टेंस है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, F प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस मीन्स m1 इंटू m2, m1 इंटू m2। ये एक बात हुई। और सेकंड कहता है कि F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ये दो बात हो गई। कंबाइनली आप दोनों को जब लिखोगे तो क्या लिखोगे? आप लिख सकते हो F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r²। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा तो कुछ न कुछ कांस्टेंट आएगा ही आएगा। तो यहाँ कांस्टेंट आता है कैपिटल G, कैपिटल G m1 m2 अपॉन r²। ये आपको फार्मूला मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स का। अब कैपिटल G यहाँ पर क्या है? कैपिटल जी को सबसे पहले तो आप कहोगे फोर्स कांस्टेंट है। कौन सा फोर्स कांस्टेंट है कैपिटल जी? कहोगे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है। क्यों कह दिया ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट? क्योंकि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के फार्मूले में एज अ कांस्टेंट वैल्यू आ रही है और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम बार बार ना लिख के एक सिंबल के फॉर्म में लिखते हैं, कैपिटल जी के फॉर्म में लिखते हैं। इसलिए आप इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट भी कह सकते हैं। बाकी इसको बुक में आपके यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट ऐसे कहा जाता है। यूनिवर्सल वर्ड भी इसमें लगा दिया जाता है। क्यों यूनिवर्सल वर्ड लगाते हैं कैपिटल जी में? बिकॉज इस कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी नहीं बदलने वाली।
ये एकमात्र कांस्टेंट है जो कि कभी नहीं चेंज हो सकता। कुछ भी कर डालो, कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर दो आप, कैपिटल जी की वैल्यू नहीं बदलेगी। बाकी बहुत सारे फार्मूले आते हैं फिजिक्स में जहाँ कांस्टेंट आते हैं, अलग अलग फार्मूलों में अलग अलग कांस्टेंट आते हैं, बट वो कांस्टेंट अपनी कुछ शर्तों पे बंधे होते हैं। यानी कंडीशन अगर चेंज करोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाती है बाकी जगह, लेकिन यहाँ का ये जो कांस्टेंट कैपिटल जी है ये चेंज नहीं होता। इसीलिए इसको कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, यूनिवर्सल वर्ड आने का मतलब ही हुआ कि इस यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, कोई भी सिचुएशन क्रिएट कर दो, कैपिटल जी की वैल्यू नहीं बदलेगी। अब मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे 2-4 बातें रखता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। मान लो कि कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, M1 M2 मास है उनका, और उनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर, वो दोनों रेस्ट में है, तो कैपिटल जी की वैल्यू जो कुछ भी है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 यूनिट, तो ये वैल्यू रहेगी। अच्छा, उसी डिस्टेंस पे अलग अलग मासेस रख दो, आप मास ही बदल दो, पहले 2 kg 10 kg के थे, अब 5 kg 20 kg के रख दो, अभी भी जी की वैल्यू वही रहेगी। यानी मास बदलने से जी की वैल्यू नहीं बदल रही। अच्छा, आप डिस्टेंस बदल दो, 1 मीटर की जगह 50 मीटर कर दो, 2 किलोमीटर कर दो, अभी भी जी की वैल्यू वही रहेगी। अच्छा, अब आप एक काम करो, दोनों मासेस को पानी के अंदर ले जाओ और रख दो, जहाँ मर्जी उतनी दूरी में रखो, ज़्यादा दूरी में रखो, कम दूरी में रखो, अभी भी जी की वैल्यू यही रहेगी। और आप काम करो, दोनों मास को मोशन में ले आओ, यानी कि अभी रेस्ट पे थे वो मोशन करने लगे, अभी भी कैपिटल जी की वैल्यू वही रहेगी, नहीं बदलेगी। और एक काम करो, आप दोनों मासेस के बीच में दीवार खड़ी कर दो, एक तीसरा ऑब्जेक्ट खड़ा कर दो, ऑब्वियसली ये तीसरा ऑब्जेक्ट भी दोनों को अट्रैक्ट करेगा। भाई ये भी तो एक ऑब्जेक्ट हुआ, तो ये इसका भी अट्रैक्शन लगेगा, लेकिन इंडिविजुअली उन दोनों का जो पहले से रखे थे, जिनके बीच दीवार आ गई, अब भी उन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क करेगा। और जब कैपिटल जी की वैल्यू रखोगे तो फिर से वही वैल्यू रहेगी जो आप रखते हो। यानी आप कुछ भी कर डालो, हवा में रखो, पानी में रखो, रेस्ट पे रखो, मोशन में रखो, कोई ऑब्जेक्ट ले आके रख दो, आप आग में रख दो, पारे में रख दो, मैरियाना ट्रेंच में ले जाके रख दो, फ्री स्पेस में ले जाके रख दो, कहीं भी आप ले जाओ, रेस्ट पे रखो कि मोशन में रखो, कैपिटल जी की वैल्यू नहीं वेरी करेगी। सिर्फ और सिर्फ सिस्टम ऑफ यूनिट बदलोगे तो वहाँ ज़रूर न्यूमेरिकल वैल्यू बदलेगी, लेकिन ओवरऑल वैल्यू वही रहेगी। न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ पावर के फॉर्म में चेंज होगी, लेकिन बात तो वही रहेगी। जैसे 1 kg है मास, तो 1 kg को कोई कहे 1000 ग्राम, तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1000 हो गई, ग्राम हो गया उधर, लेकिन है तो अभी भी 1 kg ही ना। भाई 1 kg चीनी है आपके पास, तो कहते हो 1 kg है, उसका मतलब क्या, किसी के दिमाग में 1 kg मास चला गया कि भाई इतनी चीनी है। कोई 1 kg नहीं कहता, कहता 1000 ग्राम चीनी है, तो भी दिमाग में वही चीज़ रहेगी सामने वाले के कि भाई इतनी चीनी, बदल थोड़ी ना गई चीनी। आप कहाँ 1 बोल रहे हो, कहाँ आप 1000 बोल रहे हो, लेकिन यूनिट में कहाँ आप kg बोल रहे हो, कहाँ आप ग्राम बोल रहे हो। तो सिस्टम आप यूनिट बदलोगे तब कैपिटल जी की वैल्यू ज़रूर चेंज होगी, बट उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नहीं बदलने वाला, वो उतना ही रहेगा प्रैक्टिकली। तो ये आप इस चीज़ को गांठ मार लो। अब कैपिटल जी की हम यूनिट एंड डायमेंशन भी निकालते हैं इस फार्मूले से। तो कैपिटल जी की आप यूनिट निकालोगे तो सबसे पहले कैपिटल जी को आप लेफ्ट में ले आओगे, तो कैपिटल जी इज इक्वल टू F(r²/m1 × m2) ये मिलेगा। अब आपको यूनिट निकालना है तो आसान है, क्या करोगे यूनिट निकालने के लिए, आप जो फार्मूला मिला है उस फार्मूले में आप सबकी यूनिट रख दो। भाई F(r²/m1 × m2), F क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट रख दो न्यूटन। R क्या है, डिस्टेंस है, इसकी यूनिट रख दो मीटर, और स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर, और मास इंटू मास तो kg इंटू kg यानी kg स्क्वायर। तो क्या मिलेगी कैपिटल जी की यूनिट,
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये आपको मिलेगी यूनिट। अच्छा, इसकी आपको डायमेंशन लिखनी है तो क्या करोगे, सेम फार्मूला यहाँ से उठाओ और आप डायमेंशन लिख सकते हो। क्या आएगी, कैपिटल जी की डायमेंशन, फोर्स की डायमेंशन आप लिखोगे। क्या होती फोर्स की डायमेंशन, MLT-2, ये हुई आपकी फोर्स की डायमेंशन। और ये डिस्टेंस की डायमेंशन है तो ये क्या लिखते हो डिस्टेंस को, L, तो L स्क्वायर अपॉन मास को क्या लिखते हो आप, मास की डायमेंशन M लिखते हो, तो अपॉन M स्क्वायर। तो ये इसको आप जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यहाँ M स्क्वायर, यहाँ M, तो M की पावर -1 और L यहाँ पे 2 है और यहाँ L1 है, तो L की पावर कितनी हो गई, 3 हो गई। और T की पावर कितनी है, T की पावर है -2। इस तरीके से आप डायमेंशन निकाल सकते हो, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। फार्मूला अगर आपको पता है, फार्मूले में जो भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उन फिजिकल क्वांटिटीज़ की डायमेंशन आप रखते जाओ, आपको अननोन वेरिएबल की जो कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी है उसकी डायमेंशन मिल जाएगी। कितनी वैल्यू है कैपिटल जी की, कैपिटल जी की वैल्यू है 6.67 × 10⁻11 यूनिट। 6.67 × 10⁻11 और यूनिट क्या है इसकी, अभी अभी हमने यूनिट लिखा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये वैल्यू होती है कैपिटल जी की और ये वैल्यू कभी भी नहीं बदलती। मैंने बार बार आपको कहा, इसीलिए कहलाता है न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्यों यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की, ये एकमात्र लॉ है फिजिक्स में जो किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होता, यानी इसकी वैल्यू आप नहीं बदल सकते। बाकी कोई भी फार्मूला फिजिक्स में होगा कुछ ना कुछ शर्तों पे बंधा होता है और जैसे वो शर्तें आप हटा देते हैं वैल्यू बदल जाती है, वायलेशन हो जाता है रूल का। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का वायलेशन नहीं होता किसी भी हालात में, रेस्ट में, मोशन में, थर्ड ऑब्जेक्ट के अपीयरेंस में, इसीलिए कहलाता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसीलिए कैपिटल जी को हम कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये आपको ध्यान में रखना है।